आगे आपके पास आ जाता है पैच क्लैम्प मेथड। पैच क्लैम्प मेथड जो है यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। इसमें याद करने वाली कोई चीज़ नहीं है, बस समझने वाली चीज़ है। आप बेशक यूट्यूब से इस पर कोई मेथड पे प्रैक्टिकली जो हो रहा हो पैच क्लैम्प मेथड, ठीक है, उसकी वीडियो देख लो और उसको समझ लो। इसमें से ना कोई SCQ आता है ना कोई MCQ आता है, ये आपका प्रैक्टिकल वर्क है, ठीक है। इसमें से रटा मारने वाली या फिर याद करने वाली कोई चीज़ नहीं है, बस समझना है। उसके बाद आगे आप आ जाते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन रिक्वायर्स मेम्ब्रेन कैरियर प्रोटीन्स। 10 दफ़ा मैं पहले बता चुकी हूँ कि सिंपल डिफ्यूजन में कैरियर प्रोटीन्स नहीं होती, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में कैरियर प्रोटीन्स होती हैं, ठीक है। अब इधर ये जो फिगर दिया हुआ है फिगर 4-7, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको मैं आपको समझाती हूँ कि इसमें है क्या। देखो आप, ये रेट ऑफ डिफ्यूजन है और ये आपके पास कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस है। ये जो लाइन है आपके पास पर्पल वाली, ये आपके पास सिंपल डिफ्यूजन शो कर रही है और रेड वाली जो है ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन शो कर रही है। अब आप सपोज करो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में कैरियर प्रोटीन्स की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो आपके पास एक सेल मेम्ब्रेन है जिसमें 10 कैरियर प्रोटीन्स है, ठीक है। उनके थ्रू आपकी फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होती है। एक प्रोटीन मॉलिक्यूल आके बाइंड हुआ, एक मॉलिक्यूल आके बाइंड हुआ, 2 हुए, और जब 10 के 10 आके इन 10 बाइंड हो गए, ठीक है, तो ये मैक्सिमम डिफ्यूजन इसकी अचीव होगी। इसके बाद और डिफ्यूजन फैसिलिटेटेड नहीं हो सकती क्योंकि जो कैरियर प्रोटीन्स है वही सारी बाइंड हो गई हैं, ठीक है। तो वो टाइम जहाँ पे आपके पास सारी कैरियर प्रोटीन्स बाइंड हो गई हैं और डिफ्यूजन नहीं हो सकती, उसको आप Vmax ऑफ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कहते हो, ठीक है। मगर जो सिंपल डिफ्यूजन होती है वो डायरेक्टली थ्रू द सेल मेम्ब्रेन होती है, उसमें कैरियर प्रोटीन्स नहीं होती, ठीक है। तो उसमें आपके पास कभी Vmax अचीव नहीं होता। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपके पास फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन पहले इंक्रीज होती रही, मगर वो पॉइंट आया जहाँ पे सारी कैरियर प्रोटीन्स बाउंड हैं, उससे ज़्यादा आपके पास फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन इंक्रीज नहीं हो सकती, उसको आप कहते हो Vmax पॉइंट, ठीक है। जो सिंपल डिफ्यूजन है उसमें कोई प्रोटीन्स नहीं है कैरियर, तो वो इंक्रीज होती रही और वो इंक्रीज होती रहेगी, उसमें Vmax अचीव नहीं होगा। इधर जो लाइन मैंने लिखी है ये आप भी लिख लो बेशक, ठीक है, डायग्राम हेल्प होगी अंडरस्टैंड होने में। इन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन द रेट ऑफ डिफ्यूजन डज नॉट इंक्रीज आफ्टर Vmax इज रीच, ठीक है। वेयर एज इन सिंपल डिफ्यूजन द रेट नेवर सीजेज, रेट कीप्स ऑन इंक्रीजिंग, मगर फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में रेट सीजेज आफ्टर Vmax इज अचीव्ड। और आपके पास इस पैराग्राफ में यहाँ से लेके यहाँ तक यही पूरा जो काम है यही समझाया हुआ है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक आपके पास यही सारा कुछ समझाया हुआ है। और आपके पास ये जो फिगर 4-8 है ये आपके पास डायग्राम है कैरियर प्रोटीन की, ठीक है। कि आपके पास ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल है, वो आपके पास कैरियर प्रोटीन के अंदर जो बाइंडिंग पॉइंट होता है वहाँ पे आके लगता है। जैसे ही वो लगता है तो आपके पास कॉन्फर्मेशनल चेंज आ जाती है कैरियर प्रोटीन में, वो बाहर वाली साइड से बंद हो जाती है, अंदर वाली साइड से ओपन हो जाती है और आपके पास ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल जो है वो अंदर चला जाता है, ठीक है। ये कैरियर प्रोटीन का प्रोसेस है थोड़ा सा। उसके बाद आपके पास कैरियर प्रोटीन के थ्रू जो सब्सटेंसेस जाते हैं, ठीक है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू, उनकी 2 एग्जांपल्स हैं, एक ग्लूकोज है और एक अमाइनो एसिड है, ठीक है। ये आपने याद कर लेना है, एग्जांपल्स ऑफ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ग्लूकोज एंड अमाइनो एसिड्स। इसके बाद है फैक्टर्स दैट अफेक्ट नेट रेट ऑफ डिफ्यूजन। उसके बाद आपके पास लिखा हुआ है कि नेट डिफ्यूजन इज प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस अक्रॉस द मेम्ब्रेन। ऑब्वियसली जितना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस होगा उतनी ज़्यादा आपके पास रेट ऑफ डिफ्यूजन और नेट डिफ्यूजन होगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल मेरे पास इधर 10 मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, और इधर 1 मॉलिक्यूल है, ठीक है। जितने ज़्यादा मैं इधर मॉलिक्यूल्स ज़्यादा करूँगी और इधर कम करूँगी, ठीक है, तो उतने ज़्यादा यहाँ पे डिफ्यूज़ होके आएंगे। जितने ज़्यादा मेरे पास कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस होगा उतना ज़्यादा मेरे पास रेट ऑफ डिफ्यूजन होगा। यहाँ पे पढ़ने वाली सिर्फ ये चीज़ें यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट है जो आपको समझ आना चाहिए। उसके बाद आपके पास आ जाता है इफेक्ट ऑफ मेम्ब्रेन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन डिफ्यूजन ऑफ आयंस नर्स पोटेंशियल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाइवा में भी पूछेंगे आपसे, SCQs में भी आएगा, ठीक है, MCQs में भी आ सकता है किसी तौर पे। नर्स पोटेंशियल में आपके पास सिर्फ नर्स पोटेंशियल की आपके पास आपको पता होना चाहिए डेफिनेशन कि नर्स पोटेंशियल होता क्या है, ठीक है। और इसका जो आपके पास क्या कहते हैं, जो इधर एक इक्वेशन दी हुई है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक। अच्छा जी, नर्स पोटेंशियल को कुछ इस तरह हम समझते हैं कि जब भी आपके पास कोई आयन है, ठीक है, और उसकी आपके पास ट्रांसपोर्ट होनी है अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, ये आपके पास सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। अब जो आयन को मूव करने वाली फोर्सेस होती हैं 2 होती हैं, एक आपके पास होता है केमिकल ग्रेडियंट और एक होता है आपके पास इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट। और बस अगर केमिकल ग्रेडियंट जो है वो आयन को बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है
तो इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट उसको अंदर लाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। और वो पॉइंट जहाँ पे केमिकल ग्रेडियंट और इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट एक जैसे हो जाएं, ठीक है, केमिकल ग्रेडियंट और इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट एक दूसरे को बैलेंस कर दें, तो वो जो आयन है ना वो आगे जाएगा और ना वो पीछे जाएगा, ठीक है, वो अपनी जगह पे ही टिक जाएगा। और जब वो इस जगह पे टिक जाता है, वो पोटेंशियल जो इसको अपनी जगह पे रखता है, वो पोटेंशियल जिसमें केमिकल और इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट जो है वो बैलेंस हो जाता है, ठीक है। और उस बैलेंसिंग की वजह से आयन ना आगे जाता है ना पीछे जाता है, उसी जगह पे रहता है। उस पोटेंशियल को आप नर्व्स पोटेंशियल करते हो, ठीक है। सो नर्व्स पोटेंशियल इज द पोटेंशियल दैट डज नॉट अलाउ एन आयन टू मूव फ्रॉम इट्स प्लेस, ठीक है। इसकी डेफिनेशन जो मैंने लिखी है वो आप लोग भी लिख लो, ठीक है, और वही आप एग्जाम में लिखे होगे। नर्व्स पोटेंशियल ऑफ एन आयन is the membrane potential at which there is no net flow of that particular ion from one side of the membrane to the other, ठीक है। वो membrane potential है जिसपे एक आयन का फ्लो जो है एक साइड से दूसरी साइड पे जीरो हो जाता है, ठीक है। और वो क्यों होता है? that is because electrical and chemical potential on each side of the membrane balance each other। जब इलेक्ट्रिकल और पोटेंशियल केमिकल जो पोटेंशियल है वो एक दूसरे को बैलेंस कर देते हैं और अपना आयन जो है एक ही जगह पे रहता है, तो उसको आप उस पोटेंशियल को नर्व्स पोटेंशियल कहते हो। इसके अलावा आपने नर्व्स पोटेंशियल की डेफिनेशन के बाद आपने बस ये याद कर लेना है कि ये जो इक्वेशन लिखी हुई है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक हो गया। बस ये आपने नर्व्स पोटेंशियल आया तो आपने एक वो डेफिनेशन बोल देनी है और उसके बाद आपने ये इक्वेशन लिख देनी है कि इससे एक्सप्लेन कर देते हैं कि नर्व पोटेंशियल होता क्या है, ठीक है। उसके बाद इफेक्ट ऑफ प्रेशर डिफरेंस अक्रॉस अ मेम्ब्रेन, इसमें बस ये कि जितना ज़्यादा प्रेशर डिफरेंस होगा उतनी ज़्यादा आपके पास डिफ्यूजन होगी। इसमें सारे में यही लिखा हुआ है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। ऑस्मोसिस अक्रॉस सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन नेट डिफ्यूजन ऑफ वाटर, ठीक है। इसमें जो आपके पास यहाँ से लेके यहाँ तक है, आपके पास बेसिक जो है आपके पास अंडरस्टैंडिंग के लिए आपके पास डायग्राम दी हुई है और आपके पास जो बेसिक डेफिनेशन है ऑस्मोसिस, ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है, ऑस्मोस वगैरह, इन सारों की डेफिनेशंस आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि द मोस्ट अबंडेंट सब्सटेंस दैट डिफ्यूजेस थ्रू द सेल मेम्ब्रेन इज वाटर। एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि सबसे ज़्यादा डिफ्यूजन वाटर की होती है। उसके बाद अच्छा, दिस प्रोसेस ऑफ नेट मूवमेंट ऑफ वाटर कॉज्ड बाय कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस ऑफ वाटर इज कॉल्ड ऑस्मोसिस, ठीक है। ऑस्मोसिस क्या होता है? जो नेट कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस ऑफ वाटर की वजह से जो वाटर की मूवमेंट होती है अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, उसको आप कहते हो ऑस्मोसिस, ठीक है। ये आपके पास ऑस्मोसिस की डेफिनेशन लिखी हुई है, इधर आपने ये ऑस्मोसिस की डेफिनेशन याद कर लेनी है। उसके बाद ऑस्मोटिक प्रेशर है, ऑस्मोटिक प्रेशर की डेफिनेशन लिखी हुई है, द अमाउंट ऑफ प्रेशर रिक्वायर्ड टू स्टॉप ऑस्मोसिस कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन, ठीक है। जितना प्रेशर आपके पास ऑस्मोसिस वाटर की स्टॉप करने के लिए चाहिए होता है, ठीक है, दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर। ये आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपके पास आगे क्या आ जाता है? अच्छा जी, आगे हम आ जाते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस थ्रू द मेम्ब्रेन। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में मैं आपको बता चुकी हूँ दो तरह की हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट्स, एक प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है, एक सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है, ठीक है। आपको फ़र्क पता होना चाहिए दोनों में कि क्या फ़र्क है, ठीक है। और आपके पास एक्टिव ट्रांसपोर्ट की जो डेफिनेशन है आपको वो भी पता होना चाहिए।